आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 35 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए और सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, सेशन स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NSAID विद वारफेरिन में ऑफन लीड टू। अगर आप NSAID की कोई भी मेडिसिन को साथ में लेते हैं वारफेरिन के, वारफेरिन होता है एंटीकोगुलेंट्स और NSAID भी एक तरीके से एंटीकोगुलेंट्स ही होते हैं, यानी ये जो ब्लड का जो थक्का होता है उसको जमने से रोकते हैं। NSAID में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन आ जाएंगी, जैसे कि देखो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक मेडिसिन जो कि ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, जैसे कि नीमोसुलाइड, ठीक है, नीमोसुलाइड करके आती है एक मेडिसिन, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, ठीक है ना। तो ये सारी मेडिसिन, पायरोक्सीकैम, ये सारी मेडिसिन जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में ये सारी मेडिसिन काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जाकर के, मतलब एंटी प्लेटलेट्स होती हैं जाकर के, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि NSAID की मेडिसिन को हमें वारफेरिन के साथ अगर लेते हैं तो क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे जाकर के एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इंट्रैक्शन होता है जाकर के। एडिटिव और सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब समझ रहे हैं। एडिटिव का मतलब होता है जाकर के जब एक दवा जाकर के दूसरी दवा के प्रभाव को बढ़ा दे, इसको कहते हैं एडिटिव या सिनर्जिस्टिक एक्शन। हालांकि इन दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई आपने ए दवा ली और आपने बी दवा ली, दो दवा ली, तो ए अपना रिस्पॉन्स दिखा रही, बी अपना दिखा रही, ये एक तरीके से दोनों ने मिलकर के थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स बढ़ा दिया। ए और सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या आता है, एक मेडिसिन गई और बी मेडिसिन अगर इन दोनों को साथ में ले लिया तो बी वाले ने ए का रिस्पॉन्स भी बढ़ा दिया जा करके, ठीक है। इस तरीके से यानी रिस्पॉन्स दवा का जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से आप वारफेरिन के साथ में NSAID ना दें, क्योंकि अगर NSAID और वारफेरिन साथ में देंगे तो हो सकता है एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NSAID विद वारफेरिन में ऑफन लीड टू एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन शुगर कोटिंग टैबलेट सब कोटिंग इज डन एज। शुगर कोटिंग में जो सब कोटिंग करते हैं जाकर के, तो सीधे सीधे आपको अगर सब कोटिंग लिखा हुआ मिल जाए, सब कोटिंग का मतलब होता है इंक्रीज द बल्कीनेस ऑफ टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं सब कोटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जाकर के। देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग इसका जो आंसर है वो कैरी किया गया है। सब कोटिंग का मतलब होता है टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट। यहाँ पे क्या आंसर दिया गया था, टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टैबलेट साइज, है ना। साइड या साइज दो भी आप कहें, ठीक है ना। तो टैबलेट का साइज बढ़ाने के लिए भी हम लोग देते हैं। बात वही है कि टू इंक्रीज द बल्कीनेस ऑफ टैबलेट। बल्कीनेस का मतलब भार कैसे बढ़ेगा, चाहे आप उसका टैबलेट का साइज बढ़ा दीजिए या टैबलेट के साइड्स बढ़ा दीजिए। टू राउंड द एजेस, जो टैबलेट के एज हैं किनारे, इनको राउंड करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि सब कोटिंग जो है, ऐसे याद करेंगे कि सब कोटिंग का इस्तेमाल इंक्रीज द बल्कीनेस ऑफ टैबलेट। साथ ही साथ ये ऑप्शन भी याद कर लीजिए, टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टैबलेट साइज। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वाटर रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर टेस्टेड बाय मेजरिंग। वाटर रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर, ऐसा ग्लास कंटेनर जो वाटर से रेजिस्टेंस होता है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं जाकर के। तो अमाउंट ऑफ एल्कली रिलीज इनटू वाटर। अगर हमें वाटर रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर का टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे जाकर के, अमाउंट ऑफ एल्कली रिलीज इनटू वाटर। एल्कली का अमाउंट जो रिलीज हो गया वाटर में, इससे हम लोग चेक करेंगे जाकर के कि ये हमारा रेजिस्टेंस है या नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें रिलीज नहीं होगा एल्कली, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो एल्कली जो है रिलीज हो जाएगा जाकर के वाटर में, ठीक है ना। और ये एल्कली आएगा कहाँ से, ये कांच है, ये समझ दैट, ये देखिए कांच का ग्लास है, ठीक है ना। वाटर रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर, ग्लास की बात हो रही है तो ये वाटर से रेजिस्टेंस ग्लास है। अब इसमें हमने यहाँ वाटर डाल दिया, ठीक है। तो इस ग्लास से अगर एल्कली रिलीज होकर के वाटर में चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ग्लास है वो रेजिस्टेंट नहीं है जाकर के, ठीक है ना, वाटर के अगेन। बस यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलना है। कह रहा है कैब ओ साइलस यूज्ड एज। कैब ओ साइलस सीधे सीधे याद करना है कि कैब ओ साइलस इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट का काम क्या होता है जाकर के, जैसे ये हम लोग टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट बीच में जो है ऊपर से जो ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं हॉपर से, तो ये बीच में जाकर के
फंसे ना, सीधे सीधे जाकर के फ्लो हो जाए कायदे से। तो फ्लोबिलिटी बढ़ाने के लिए, फ्लो का मतलब होता है ऊपर से नीचे जो जिस प्रेशर से आ रही है टैबलेट, वो बीच में टैबलेट क्या ग्रेन्यूल्स जो आ रहा है, मेडिकामेंट्स जो ऊपर से नीचे आ रहा है जाकर के, वो फंसे ना बीच में, ठीक है ना, ये बीच में फंसे ना, तो इसको कहते हैं ग्लाइडेंट। उसमें ग्लाइडेंट ऐड कर देते हैं, तो ग्लाइडेंट स्मूथ कर देते हैं, मामला बिल्कुल जो है स्मूथ, सतह जो होती है वो चिकनी कर देते हैं जाकर के, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मेडिकामेंट्स है, जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो फंसते नहीं हैं पाइप में, है ना। तो कैबोसाइलस यूज्ड एज ग्लाइडेंट, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या कह रहा है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टेड बाई, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसको कैसे टेस्ट करते हैं, बबल पॉइंट टेस्ट, सीधे सीधे याद करना है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टेड बाई बबल पॉइंट टेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मिक्सचर यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन। ऑइंटमेंट अगर हम लोग बना रहे हैं तो किस तरीके का मिक्सचर हम लोग यूज़ करेंगे, आप बताएंगे प्लेनेटरी मिक्सचर, ठीक है ना, सीधे सीधे आंसर कर देंगे प्लेनेटरी मिक्सचर। विच टाइप ऑफ मिक्सचर यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन, प्लेनेटरी मिक्सचर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एल्कलीन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू, अगर कौन सी ड्रग आपने ले ली तो आपको पॉइजनिंग हो गई और उसमें हम लोग एल्कलीन डायूरेसिस करेंगे। एल्कलीन डायूरेसिस का मतलब आपकी बॉडी में एल्कलीन का मतलब जो क्षारीय पदार्थ हैं वो डाले जाएंगे, क्षारीय केमिकल डाला जाएगा, एल्कलीन वाले केमिकल डाले जाएंगे, ताकि अंदर जो है आपके जो भी पॉइजनिंग हुई है उसको न्यूट्रल किया जा सके। तो अब आप ऐसे समझिए, अगर आपने एसिडिक पॉइजनिंग कर ली है, मतलब कोई ऐसा केमिकल खा लिया है जिसका नेचर कैसा है, एसिड वाला है, तो इस एसिड को रिड्यूस करने के लिए, इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग कोई बेसिक केमिकल देंगे जाकर के। तो जब ये बेसिक केमिकल देंगे तो इस एसिड को जाकर के रिड्यूस कर देगा जाकर के, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, हम लोग कोई एक ऐसा बेसिक केमिकल देंगे, ठीक है, जो एसिड को तो रिड्यूस करेगा ही, साथ में डायूरेसिस करवा देगा, यानी यूरिन के माध्यम से ये आउटपुट भी करवा देगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्कलीन डायूरेसिस, एल्कलीन का मतलब बेसिक जो क्षारीय दवा है, क्षारीय केमिकल का इस्तेमाल करेंगे और डायूरेसिस करवा देंगे जाकर के फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। किसकी पॉइजनिंग में, तो आप बताएंगे जाकर के जो फिनोबार्बिटोन होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चली कि जो फिनोबार्बिटोन होते हैं उनकी पॉइजनिंग किस तरीके की होती होगी, तो अम्लीय पॉइजनिंग करते होंगे, एसिडिक पॉइजनिंग करते होंगे, है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, थेरापुटिक्स इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ, देखिए किसी भी दवा के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं। थेरापुटिक्स इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी, ठीक है ना, इसकी सेफ्टी, थेरापुटिक्स इंडेक्स क्या दिखाता है, सेफ्टी के बारे में होता है जाकर के, शो करता है जाकर के, थेरापुटिक्स इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे जाकर के, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कह रहा है किस फेज के बाद एथिकल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी ड्रग को। तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिक सी बात बता दें, यहाँ पे आपके कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। एक फेज होता है जाकर के 0, फिर आ जाता है 1, फिर आ जाता है 2, फिर आ जाता है 3, फिर आ जाता है पोस्ट, और फेज 4 को ही हम लोग कहते हैं क्या, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, ठीक है, या सर्विलांस कुछ भी बोल सकते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस किसको कहते हैं, फेज 4 को कहते हैं। और यहाँ पे कितने फेज हो गए जाकर के, टोटल 5 फेज हो गए जाकर के, जो फेज 0 है ये नया जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग्स एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आप फेज 4 में पहुंच जाते हैं तो आपको एथिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। फेज 4 का मतलब होता है जाकर के पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, यानी अब मार्केट में आपकी जो मेडिसिन है वो मार्केट में आ चुकी है, अब मार्केट में आने के बाद अब हम उसका स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये जो मेडिसिन है किस तरीके के एडवर्स रिएक्शन कर रही है, किस तरीके के साइड इफेक्ट कर रही है, वो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग हैज़ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, कह रहा है कि किसमें साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए कॉर्टिसोल जो होता है ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है जाकर के, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कॉर्टिसोल, सीधे सीधे याद करना है कि कॉर्टिसोल इज एक्ट एज अ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कौन होता है, कॉर्टिसोल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, इंटरडोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन, इंटरडोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन, आप बताएंगे हाफ लाइफ। देखिए आप मेरे साथ बोलेंगे, जितनी बार आप मेरे साथ बोलेंगे आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा कंठस्थ होंगी, उतनी ही ज़्यादा याद होंगी, ठीक है। और याद करने का यही एक फंडा है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज क्लिनिकल ट्रायल्स हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेट,
तो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज क्लिनिकल ट्रायल्स हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर पार्टिसिपेट। तो यहाँ फेज़ 1 आ जाएगा जाकर के। फेज़ 1 में हेल्दी जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फेज़ 1 में, ठीक है ना। और ये फेज़ कितने साल तक चलता है तो आप बताएंगे 1 साल के लिए होता है जाकर के, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज क्लिनिकल ट्रायल्स हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेट फेज़ 1। तो ये फेज़ वही बात है कि जब भी कोई नई ड्रग की हम लोग रिसर्च करते हैं, जब भी कोई नया केमिकल्स हम लोग डेवलप करते हैं, खोजते हैं, तो उसमें 5 फेज़ होते हैं। फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो फेज़ 3 3 से 4 साल चलता है, फेज़ 2 2 साल चलता है, फेज़ 1 साल चलता है, फेज़ 0 भी लगभग इतना ही टाइम चलता है 1 साल तक। तो कुल मिलाकर के टोटल जो फेज़ 4 होता है ये 4 साल तक का होता है, ठीक है ना। 4 साल तक इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारी दवा काम कर रही है, या दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा कोई नया एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है सामने। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसको मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी मेडिसिन बनने में लगभग 10 साल का टाइम लग जाता है, अगर सही से पूरा एक प्रोसेस के हिसाब से चलना है तो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ऑरेंज कलर्ड यूरिन इज ऑब्जर्व फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। तो कह रहा है ऑरेंज कलर्ड यूरिन इज ऑब्जर्व, यूरिन का कलर जो हो जाता है वो ऑरेंज कलर हो जाता है। और ये हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। तो कौन सी एंटीकोगुलेंट्स, तो आप बताएंगे वारफेरिन। वारफेरिन का वॉर ऐसे याद कर लीजिए कि वारफेरिन ने अगर वॉर कर दिया है आपकी ह्यूमन बॉडी पर, तो आपका जो यूरिन है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। वारफेरिन के वॉर से जो यूरिन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा जाकर के, ठीक है। वैसे यूरिन का कलर कैसा होता है जाकर के, एक तरीके से देखा जाए तो वाइट कलर या कलरलेस होता है जाकर के, ठीक है ना। अभी क्या हो गया जाकर के, येलो फिर होता है। येलो के बाद इसने क्या, जब वारफेरिन खा ली तो वारफेरिन ने वॉर कर दिया, तो यूरिन का कलर कैसा हो गया, ऑरेंज हो गया जाकर के, ठीक है ना। तो ऑरेंज कलर्ड यूरिन इज ऑब्जर्व्ड फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स अगर आप ले रहे हैं वारफेरिन, तो कलर जो है यूरिन का वो ऑरेंज हो जाएगा जाकर के। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है जाकर के फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव आल्सो फाइंड यूज्ड इन एलोपीसिया। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ऐसी होती है जिसको एलोपीसिया का मतलब होता है गंजापन, यानी बॉडी या आपका जो हेड है, जो सिर है, सिर से बाल आपके चले जाते हैं, इसको कहते हैं एलोपीसिया, ठीक है ना। तो गंजापन इसको कहते हैं जाकर के। एलोपीसिया में किस एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का यूज़ करते हैं, आप बताएंगे मिनॉक्सीडिल। मिनॉक्सीडिल का यूज़ होता है जाकर के एलोपीसिया के पेशेंट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे जाकर, देखिए क्या रहा है, क्लोरप्रोमाजीन एबोलिसिस द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ। जो क्लोरप्रोमाजीन होता है, क्लोरप्रोमाजीन एबोलिसिस द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ, तो आप बताएंगे प्रोप्रेनोलॉल, ठीक है ना। प्रोप्रेनोलॉल का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन, प्रोप्रेनोलॉल किस वजह से देते हैं कि किसी को हाइपरटेंशन की समस्या है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, उसको डाउन कर दे जा करके। तो क्लोरप्रोमाजीन क्या करता है, उस एक्शन को कम कर देता है। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव का, प्रोप्रेनोलॉल का। फिर देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं क्वेश्चंस का वो लाते रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेल्गमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। स्टेल्गमोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल किसके मेजरमेंट में करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। स्टेल्गमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है, जो पृष्ठ तनाव होता है, उसको मेजरमेंट करने में स्टेल्गमोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द टैबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंज इन mg। तो जो टैबलेट होती है इसकी जो नॉर्मल हार्डनेस की रेंज होती है mg में कितनी होती है जाकर के, आप बताएंगे जाकर के 5 kg। बस सीधे सीधे याद कर लेना है। देखिए जो क्वेश्चंस का आंसर मिला है मैंने उसी तरीके से इसको सेट कर दिया है। द टैबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंज इन mg 5 kg, ठीक है ना। सॉरी ये केजी में ही होगा जाकर के, ठीक है ना। फिर 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलना है। देखिए क्या कह रहा है जाकर के, डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फा ड्रग्स इज एक्सीलरेटेड बाय एडिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड नोन एज। कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का डिकम्पोजिशन एंड सल्फा ड्रग्स इज एक्सीलरेटेड
बाय एडिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स नोन एज, तो आपको बताना है वेनिलिन। वेनिलिन जो होता है जाकर के ये क्या कर देता है, डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन और सल्फा ड्रग्स के जो डिकम्पोजिशन है उसको एक्सीलरेट कर देता है जाकर के, बढ़ा देता है जाकर के, बाय द एडिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड नोन एज वेनिलिन। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का मतलब है वो क्या है कि वेनिलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि डिकम्पोजिशन पेनिसिलिन का और सल्फा ड्रग्स का जो डिकम्पोजिशन है उसके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ा देता है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। बॉगीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, बोगीज जो होता है उसको कहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं जाकर, तो नेजल बोगीज भी होता है, यूरेथ्रल बोगीज भी होता है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं जाकर के। कह रहा है कि ड्यू टू इनकॉम्पेटिबिलिटी रीजन पैराबीन शुड नॉट बी एडेड एज प्रिजर्वेटिव इन, कह रहा है ड्यू टू इनकॉम्पेटिबिलिटी रीजन, कह रहा है कि इनकॉम्पेटिबिलिटी रीजन की वजह से जो पैराबीन है उसको हम लोग नहीं ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसा केमिकल जो दूसरे केमिकल को बचा के रखे, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय होने से, उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव। तो पैराबीन को एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इनकॉम्पेटिबल होता है। किसमें इनकॉम्पेटिबल होता है जाकर के, जो हिमैटेनिक सिरप होते हैं जाकर के, हिमैटेनिक्स का मतलब आयरन के जो सिरप होते हैं उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में पैराबीन नहीं डालते हैं क्योंकि ये इनकॉम्पेटिबल होता है जाकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलना है कि देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फ्लूइड्स आर सेमी फ्लूइड्स सिस्टम कंटेनिंग हाइड्रेटेड ग्रेन्यूल्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम इज नोन एज, कह रहा है फ्लूइड्स और सेमी फ्लूइड सिस्टम कंटेनिंग हाइड्रेटेड ग्रेन्यूल्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम इज आर नोन एज। तो आप बताएंगे जाकर के यहाँ जेल्स कह देंगे जाकर के, सीधे सीधे आपको याद करना है फ्लूइड्स और सेमी फ्लूइड सिस्टम कंटेनिंग हाइड्रेटेड ग्रेन्यूल्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम आर नोन एज जेल्स, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है हायर जीटा पोटेंशियल गिव्स डिफ्लोकुलेटेड टाइप सस्पेंशन एंड रिजल्ट इन, हायर जीटा पोटेंशियल गिव्स डिफ्लोकुलेटेड टाइप सस्पेंशन एंड रिजल्ट इन केक फॉर्म, ठीक है ना। सीधे सीधे याद करना है कि हायर जीटा पोटेंशियल गिव्स डिफ्लोकुलेटेड टाइप सस्पेंशन एंड रिजल्ट इन केक फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है जाकर के, देखिए इमल्सीफाइंग एजेंट शुड बी एबल टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन लेस देन, इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए क्योंकि ये इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है। कितना रिड्यूस कर सकता है, 10 डाइनस पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, सीधे सीधे याद करना है 10 डाइनस पर सेंटीमीटर। इमल्सीफाइंग एजेंट शुड बी एबल टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन लेस देन 10 डाइनस पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जाकर के, देखिए क्लिनिकल जॉइंटिस टाइफाइड बाय येलोइंग ऑफ द टिश्यू इज एसोसिएटेड विद एलिवेटेड लेवल ऑफ, तो यहाँ पे आप बताएंगे जाकर के सीरम बिलिरुबिन, ठीक है ना, सीरम बिलिरुबिन। क्लिनिकल जॉइंटिस टाइफाइड बाय येलोइंग ऑफ द टिश्यू इज एसोसिएटेड विद द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीरम बिलिरुबिन। देखिए होता क्या है कि जब बॉडी में सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो येलो कलर के होने लगते हैं, या बॉडी की जो स्किन है वो भी येलो कलर की शो होने लगती है। वही यहाँ पे कह रहा है कि क्लिनिकली जॉइंटिस में क्या होता है जाकर के कि येलोइंग ऑफ द टिश्यू इज एसोसिएटेड, जो टिश्यू हैं वो येलो होने लगते हैं। ये किससे एसोसिएटेड हैं, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन का जब लेवल बढ़ जाता है तो येलो कलर के स्पॉट आने लगते हैं या येलो कलर जो है हमें अपीयर होने लगता है बॉडी में। फिर देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, कह रहा है 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो 2 होते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में जो दो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा होता है प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है, और दूसरा होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएंगे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में, ठीक है ना, DTAB में, DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में 2 हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये याद रख लेना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। कह रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिपिकली कंटेन्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स होता है, म्यूरामिक एसिड होता है, डी अमीनो एसिड इन देयर सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स होता है, म्यूरामिक एसिड होता है और डी अमीनो एसिड इन देयर सेल वॉल। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में ये बात हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है कि लिस्ट ऑफ डिसीजेज
एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, क्योर लिखा है, ये क्यूट नहीं लिखा है, क्योर, और मेक्स क्लेम्स टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इज गिवन अंडर। कह रहा है कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें ऐसी बीमारियों के बारे में बताई गई बातें हैं जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी दवा उनको देंगे तो वो जा करके दवा हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे समझना है कि किस शेड्यूल में ये बताया गया है कि ये जो बीमारियां हैं इनमें ये दवा काम कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती, आप इनको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो वो शेड्यूल जे की बात हो रही जा करके, है ना। शेड्यूल जे में जो है हम लोग मेडिसिन को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस मेडिसिन को इस चीज़ के लिए दिया, जैसे कि कैंसर है, कैटरेक्ट है, डायबिटीज़ है ना। तो इनमें जो है हम लोग दवाओं को क्लेम नहीं कर सकते हैं। दवा काम करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। काफ़ी हद तक दवाएं काम करती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, लेकिन स्टेज 3 पे दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लेम करना चाहें तो आप क्लेम नहीं कर सकते, बस सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 यानी जिसमें ऐसी दवाओं की बात हो रही है जिनको आप क्लेम नहीं करेंगे जाकर के, डिसीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, ठीक है ना। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टीबी एंड लेप्रोसी। कह रहा है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टीबी एंड लेप्रोसी। कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग ऐसी है जिसको ट्रीटमेंट टीबी और लेप्रोसी दोनों के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं? तो आप बताएंगे जाकर के रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन एक ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जिसको टीबी के साथ साथ लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में भी आप चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा होता है जाकर के? तो आप बताएंगे जाकर के विटामिन ई जो होता है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज विटामिन ई, ठीक है ना। ये स्टेलाइजेशन को, ये स्टेरिलिटी क्या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है जाकर के, ठीक है ना। अब यहाँ के क्या क्या कह रहा है, विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेज फैक्टर। कौन सा विटामिन है जिसको एंटी हेमरेज फैक्टर कहा जाता है? तो आप आंसर करेंगे विटामिन के, ठीक है, जिसको एंटी हेमरेज विटामिन कहा जाता है, ठीक है ना। विटामिन एंटी हेमरेज विटामिन कहा जाता है विटामिन के को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोजेनिक एड्स इज नॉट अ स्टिमुलेंट। कह रहा है कौन सा एक एर्गोजेनिक एड्स है जो कि स्टिमुलेंट नहीं है? तो आपको आंसर करना है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज एन एर्गोजेनिक एड्स विच इज़ नॉट अ स्टिमुलेंट्स। तो मॉर्फिन जो होता है एक एर्गोजेनिक एड्स है लेकिन स्टिमुलेंट नहीं है, इज नॉट अ स्टिमुलेंट, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे चलना है। कह रहा है पेप्सिन एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन। तो पेप्सिन एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आप बताएंगे गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम्स होता है जाकर के, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे जाकर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सब्सटेंस इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को कौन बढ़ाता है? तो आप बताएंगे जाकर के एंजाइम्स होता है जाकर के, एंजाइम्स ये बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जाकर के जो भी बॉडी के अंदर उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है जाकर के, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की तरह ये एंजाइम्स हमारे बायो कैटालिस्ट भी होते हैं। कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है कि बायो कैटालिस्ट की तरह कौन वर्क करता है, कौन रोल होता है, किसका रोल होता है? तो आप बताएंगे एंजाइम्स का रोल एज अ बायो कैटालिस्ट भी होता है। फिर कह रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडलाइन फॉर, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू ड्रग्स एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स इज गिवन अंडर शेड्यूल। तो कह रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। आपको बस यहीं से याद रखना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सा शेड्यूल होता है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। अगर कोई भी नई ड्रग्स हमने खोजी, उस ड्रग को खोजने के बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं तो किस शेड्यूल के तहत करेंगे? तो आप बताएंगे शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई के तहत हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, इतने देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस को शॉर्ट में समझा देते हैं, क्योंकि उस फिर सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, उसको फिर कन्वर्ट करना तो उसमें टाइम लगता है। तो सीधे शॉर्ट में समझ लिया कि क्या बात हो रही है, की पॉइंट पकड़ लिया और अपना जो है याद कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है द डिप ट्यूब इज एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। एरोसोल जो कंटेनर होता है उसमें जो डिप ट्यूब होती है, जगह ये देखिए कंटेनर है, यहाँ पे ये लगा है, इसको दबाएंगे तो यहाँ से स्प्रे निकलेगा। तो यहाँ पे जो डिप ट्यूब है, ये जो डिप ट्यूब होती है, जो डूबी हुई होती है इसमें, तो ये किसकी बनी हुई होती है? तो आप बताएंगे जाकर के पॉलीप्रोपाइलिन की बनी हुई, तो पॉलीप्रोपाइलिन की बनी हुई होती है। डिप ट्यूब इज एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है ना। तो
दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस हैं, वो सारी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।